बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम देखेंगे मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से पास करता है। और मेटल्स को ही क्यों देखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी वायर्स जो हैं वो मेटल से बनी होती हैं, और भी हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हैं उनमें ज्यादातर जो है वो मेटल्स होती हैं जिनमें से करंट पास करते हुए हम देखते हैं। इसलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि मेटल्स में से करंट की वजह क्या बनी। तो ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के एंड पर हम कुछ मिसकंसेप्शंस अबाउट करंट के बारे में बच्चों के कुछ गलत कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आज आप लोगों ने करेक्ट करने हैं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने इस बात पर खत्म किया था कि मेटल के अंदर करंट की वजह जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहीं से बात का आगाज करते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। मेटल्स के अंदर करंट कैसे पास करता है। अब स्टूडेंट्स, यहां इसको डिटेल में डिस्कस करने की वजह क्या है। देखें, एक सवाल है जो आपके जहन में भी आ सकता है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेटल है उसके अंदर एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, और चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको हम करंट कहते हैं। अगर ये सारी बातें सच्ची हैं तो जब आप कोई घड़ी पहनते हैं जो मेटल से बनी होती है, तो उस मेटल के अंदर एटम्स होंगे, उस एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हर वक्त मूव कर रहे होंगे, और जब चार्ज मूव कर रहा हो तो हमने बोला कि वो करंट बन जाता है। तो फिर ये जो वॉच आपने पहनी होती है, तो आपको इसके अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है उससे करंट क्यों नहीं पड़ता। ये असल इंपॉर्टेंट बात है जहां से आज की बात का आगाज करेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हर वक्त मूव कर रहे हैं, इसलिए तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। तो अगर वो हर वक्त मूव कर रहे हैं, तो जब आप किसी मेटल को टच करते हैं, आप देखते हैं डेली लाइफ में आप कितनी दफा मेटल्स को टच करते हैं, क्या हर दफा आपको करंट लगता है? नहीं लगता। तो स्टूडेंट्स, उसकी वजह क्या है, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास मेटल का एक टुकड़ा है, एक पीस है, जिसके साथ मैंने अभी कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मुझे मालूम है कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे, जिसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होंगे, और इनकी जो ये मूवमेंट है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल रैंडम है, ये मोशन रैंडम है। कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरफ मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन किसी तरफ मूव कर रहा है। अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब हम रेस्ट पर मौजूद एक फ्लूइड को देखते हैं, तो उस फ्लूइड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह से रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो पहली बात हम लोगों ने ये सीखी कि हमारे पास जब भी एक मेटल का पीस हम लें, मेटल का कंडक्टर लें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक खास डायरेक्शन में नहीं जा रहे। इस वक्त याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास जो स्पीड होगी वो कई 100 किलोमीटर फी सेकंड होगी। बहुत ज्यादा स्पीड है ये, सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकंड, कई 100 किलोमीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहे होंगे, इतनी ज्यादा स्पीड होगी। तो ये जो बातें अभी मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन बातों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेटल कंडक्टर के साथ बैटरी हमने नहीं लगाई, और जब आप मेटल कंडक्टर के साथ बैटरी नहीं लगाएंगे तो आपके ये डायग्राम जहन में आएगी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में, यानी कि एज ए होल बिल्कुल रैंडम मोशन है। यहां पर मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, वैसे यहां पर एटम्स भी होंगे जो अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स होंगे, क्योंकि एटम मूव नहीं कर सकते। नाउ स्टूडेंट्स, यहां क्या क्या पॉइंट्स लिखने, 3-4 पॉइंट्स है, मैं आपके सामने बुलेट्स बनाकर लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर सकें। सबसे पहले याद रखिएगा, बैटरी तो कनेक्ट की नहीं है। जब आप बैटरी नहीं कनेक्ट करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट यह है कि विदाउट बैटरी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो नहीं की। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम मोशन में हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली
मूव कर रहे हैं और उनके पास बहुत स्पीड है। याद रखिएगा कितनी स्पीड है? स्पीड इज several hundred किलोमीटर्स, कई 100 किलोमीटर्स है। ये स्पीड कहां से आ रही है? ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी। तो उनके पास जो थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से वो बहुत विगरसली मूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से रैंडम मोशन है। अब हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि इस सूरत में चार्जेस तो फ्लो कर रहे हैं, फिर अगर मैंने घड़ी पहनी हुई तो मुझे करंट क्यों नहीं लगता? स्टूडेंट्स, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर आप ये एरिया इमेजिन करें जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं, इस एरिया में से अगर आप देखें कि आपके पास रैंडम मोशन की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट भी गए होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इस एरिया से इस डायरेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो आप कहेंगे कि सर 10 इधर गए थे, लेकिन 10 क्योंकि वापस भी आ गए, तो आप कहेंगे नेट जो चार्जेस की तादाद है जो मूव की है वो नेट यानी कि रिजल्टेंट वो 0 है, क्योंकि जितने लेफ्ट पर गए उतने राइट पर है। रैंडम मोशन में ऐसा ही होता है, तो जितने लेफ्ट पर जाएंगे उतने राइट पर आ जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतने नीचे भी तो जा रहे होंगे ना। तो इसी तरह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि यहां पर इस केस में मोशन तो है चार्जेस के पास, लेकिन फ्लो नहीं है। चार्जेस मूव तो कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। हमें चार्जेस की मोशन नहीं चाहिए, हमें चार्जेस का फ्लो चाहिए। और याद रखिएगा हमारी जो करंट की डेफिनेशन थी वो भी यही थी, वो मोशन ऑफ चार्ज नहीं थी, बल्कि वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थी। फ्लो क्या होता है? फ्लो ये होता है कि जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो यहां तो ऐसा नहीं हो रहा, यहां तो आप देख रहे हैं कि रैंडम मोशन है, तो हमारे पास यहां पर फ्लो नहीं है। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो केस मैंने आप लोगों के सामने इमेजिन करवाया कि अगर मेटल के साथ बैटरी ना लगी हो, तो मेटल के अंदर का जो सीन है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन बिल्कुल वैसे है जैसे एक फ्लूइड जब रेस्ट पर हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है। अब आप जब फ्लूइड को एक डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? आप एक मोटर लेते हैं और मोटर जो है वो क्या करती है? मोटर उसको किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देती है, और अब सारे मॉलिक्यूल्स जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब उनकी किसी खास डायरेक्शन में एक नेट फ्लो बन जाता है। तो जिस तरह से आपका जो फ्लूइड है उसको फ्लो में लाने के लिए कोई मोटर चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो बने, तो यहां पर भी हमें कोई मोटर जैसी चीज चाहिए। मोटर तो नहीं लगाएंगे, तो यहां क्या लगाएंगे? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां लगाएंगे बैटरी। तो जब मैं बैटरी लगाऊंगा तो वो बिल्कुल मोटर की तरह काम करेगी। अब वो काम क्या करेगी, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने जब बैटरी लगाई, तो आप लोग जानते हैं बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। बैटरी लगाने से पहले मॉलिक्यूल इस तरह से रैंडम मोशन में थे, लेकिन जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। पहली बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस वक्त मैं कह सकता हूं मेटालिक कंडक्टर में हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करने की कोशिश करता है हमेशा। और दूसरी बात आप यूं भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करना चाहेगा। जब वो इधर को मूव करना चाहेगा तो देखें ना, वो ई के ऑपोजिट ही मूव कर रहा है। इस सूरत में जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन में एक नेट फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटर लगाने पर हमारे पास पानी का एक नेट फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब बैटरी ने क्या किया स्टूडेंट? सबसे पहली बात, बैटरी लगने से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको चैप्टर 12 में बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसलिए ई की डायरेक्शन इधर है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ई के हमेशा ऑपोजिट मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमारे पास विद बैटरी क्या होगा? बैटरी लगाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E is developed in metallic conductor.
वो जो हमारा मेटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स starts moving with a constant speed in the direction of negative E, यानी E के नेगेटिव का मतलब E के ऑपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हुई है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप में से जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 12 अच्छे से पढ़ा है उनको ये कांस्टेंट का वर्ड जो है वो थोड़ा सा चुभेगा। और वो क्यों चुभेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है किसी जगह पर तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ना सिर्फ मूव करता है बल्कि मूव करते करते स्पीड बढ़ाता है, यानी अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा। तो हम कहते हैं या हमें कहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी जगह पर मौजूद हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा। लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव तो करेगा, लेकिन मैंने क्या वर्ड बोल दिया, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बार बार जब एटम से टकराएगा तो वो सही तरह से एक्सेलरेट कर नहीं पाएगा, तो वो तकरीबन एक कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेगा वायर के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बैटरी लगने पर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होते हैं या एक्सेलरेट करते हैं या कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। तो याद रखिएगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो स्पीड होगी ना, कांस्टेंट स्पीड, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके ख्याल में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए? तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि शायद बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा जब रैंडम मोशन हो रही थी, बैटरी नहीं लगी हुई थी, तो आपके एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा चॉइस थी। कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को रुख कर रहा था तो कोई इधर को रुख कर रहा था, जिसकी वजह से क्योंकि किसी का कोई डायरेक्शन है किसी की कोई डायरेक्शन है, तो ये जो मोशन है ये बहुत ज्यादा तेज थी। इसलिए मैंने बोला सेवरल 100 किलोमीटर। लेकिन जब बैटरी लगी तो आपको मालूम है अब सारों ने एक डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो जब सारे एक डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो इतनी स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, तो इस डायरेक्शन में जो उनकी स्पीड होगी वो बहुत कम होगी, जिसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा हूं। वो कितनी होगी, याद रखिएगा, वो ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड हो सकती है। इतनी कम स्पीड होती है, याद रखिएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में होगी। ऑर्डर से मुराद है 1 × 10⁻³ हो सकती है, 2 × 10⁻³, यानी कि 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के स्केल पर होगी। तो ये है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में दो बातें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव ई है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में 3-4 बातें याद रख लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट होती है, नेगेटिव ई की डायरेक्शन में होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो ऑर्डर है मैग्नीट्यूड का वो इतना होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो वो 3-4 बातें हो गई जो आप लोगों ने देखा कि बैटरी लगने के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करेगा। तो हम लोगों ने यहां से देखा कि आपकी जो घड़ी होती है वो मेटल से बनी होती है, लेकिन जब आप उसको टच करते हैं, जब आपकी स्किन से वो लगती है, तो आपको करंट क्यों नहीं लगता, शॉक क्यों नहीं लगता? उसकी वजह यह है कि वहां पर मोशन तो है लेकिन फ्लो नहीं है। तो फिर मोशन को, रैंडम मोशन को एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में कौन चेंज कर सकता है? जैसे हमारे पास लिक्विड्स के केस में कौन कर सकता है, ये मोटर कर सकती है। तो फिर हमारे पास यहां पर बैटरी है जो ऐसा कर सकती है। तो बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशंस की जो रीजन है वो खत्म कर देती है और एक पॉजिटिव टर्मिनल देती है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ देकर सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं तो सब इधर उधर मूव करने की बजाय फिर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हमें समझ लग गई कि मेटल के अंदर जो करंट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब करंट के बारे में ना कुछ इमेजिनेशंस बच्चे गलत कर लेते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं वो क्या बातें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है।
स्टूडेंट्स, सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो बच्चों को होती है वो बैटरी के बारे में होती है। बच्चे समझते हैं कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी वो चीज़ है जो चार्ज देती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब बैटरी लोड से लगती है तो लोड जलना शुरू हो जाता है, तो हम यही समझते हैं कि बैटरी जो है वो चार्ज देना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास करंट बनता है और हमारे पास बल्ब चलता है। लेकिन ये इमेजिनेशन गलत है। ये ऐसे ही है जैसे यूं इमेजिन करना कि जैसे जो मोटर है वो पानी देती है। तो आपको मालूम है मोटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा, जो बैटरी है इट इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। मोटर क्या करती है, याद रखिएगा, पानी मोटर नहीं देती, बल्कि पानी तो पहले से पाइप्स के अंदर मौजूद होता है। वो पाइप के अंदर मौजूद पानी अगर पहले से है और फिर मोटर लगे तो मोटर उस पानी को फ्लो में ले आती है। यानी कि मोटर खुद पानी नहीं देती, बल्कि मौजूद पानी को जो ऑलरेडी मौजूद है उसको फ्लो में ले आती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स बैटरी के केस में। बैटरी चार्जेस नहीं देती, चार्जेस ऑलरेडी वायर्स के अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा, जब चार्जेस वायर के अंदर हैं यानी कि उनकी नेट मोशन नहीं है किसी खास डायरेक्शन में। बैटरी के आने के बाद क्या होता है, बैटरी जो है वो चार्ज नहीं देती, बल्कि वो जो ऑलरेडी चार्ज मौजूद है वायर के अंदर वो उसको फ्लो करवाती है। तो सही पिक्चर ये है कि बैटरी जो है वो लगने से पहले भी वायर के अंदर चार्जेस हैं, और जब बैटरी लगती है तो वायर के अंदर चार्जेस जो ऑलरेडी मौजूद है वो फ्लो में आ जाते हैं। गलत पिक्चर ये है कि बच्चे यूं इमेजिन कर लेते हैं कि जैसे वायर तो खाली है और हमारे पास बैटरी लगने के बाद जो है वो चार्जेस जो है वो बैटरी प्रोवाइड करती है और हमारे पास वो करंट तब बनता है। अगर ये बात सच होती कि वाकई में बैटरी जो है वो चार्ज देने वाली चीज होती, तो फिर तो जब हम बैटरी को लकड़ी के साथ यानी वुड के साथ लगाएं तब भी करंट पास करना चाहिए था ना। लेकिन हमें मालूम है वुड जो है या प्लास्टिक जो है या रबर जो है वो करंट पास नहीं करता। उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है स्टूडेंट्स के वुड में ही हमारे पास चार्जेस नहीं है। अब वुड में ही चार्जेस नहीं होंगे तो फिर बैटरी जो है वो तो वायर के अंदर मौजूद और चार्जेस को ही तो फ्लो करवाती है। अगर वुड में ही चार्जेस नहीं है तो फिर बैटरी लगने से भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर पाइप के अंदर पानी ही नहीं है तो फिर मोटर लगने पर और मोटर चलने पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर पानी मौजूद होगा तो मोटर उसको फ्लो करवाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के जहन में एक बात बैठ जाती है वो क्या है, वो ये है कि बच्चे समझते हैं कि जो हमारा लोड है जैसे ये बल्ब है वो चार्जेस को कंज्यूम कर रही है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, याद रखिएगा चार्जेस कहीं खत्म नहीं हो सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो चार्ज अल्लाह ताला ने कायनात में बना दिया वो एज इट इज रहेगा। चार्ज को कोई चीज खत्म नहीं कर सकती। होता यह है कि जो चार्जेस हैं बैटरी के लगने के बाद वो लोड में से पास करते हैं। जब वो लोड में से पास करते हैं तो उनके पास करने से हीट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे पास बल्ब और पंखा वगैरह चलाएगा। लेकिन याद रखिएगा चार्ज बल्ब में से निकलने के बाद भी एज इट इज मौजूद होगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि लोड जो है वो चार्ज को कंज्यूम नहीं करता, बल्कि जो लोड है उसमें से सिर्फ चार्ज गुजर के अपना इफेक्ट या अपनी एनर्जी देता है। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब स्टूडेंट्स तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो करंट है, जो चार्जेस है, उनकी रफ्तार हर जगह एक जैसी होती है। अब होता क्या है, बच्चे यूं इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास चार्जेस जो है वो एक खास रफ्तार से, जैसे मैं दिखा रहा हूं, फ्लो कर रहे थे और अचानक से आपने एक रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर करंट को रोकता है। जैसे ही रेजिस्टर लगा तो आप देखेंगे बच्चे ये सोचते हैं कि करंट जो है वो थ्रू आउट चलता रहेगा और जब वो रेजिस्टर में पहुंचेगा तो फिर रेजिस्टर में वो स्लो हो जाएगा। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा अगर आप रेजिस्टर लगाएंगे तो जब रेजिस्टर में से करंट स्लो होगा तो हर पॉइंट पर करंट स्लो हो जाएगा। यानी गलत पिक्चर ये है कि आप इमेजिन करें कि रेजिस्टेंस के अलावा जो है वो करंट तेज है और जब रेजिस्टर में से चार्जेस पास करते हैं तो वहां चार्जेस स्लो होते हैं। लेकिन असल पिक्चर ये है कि हमारे पास जब एक रेजिस्टेंस मौजूद हो तो ओवरऑल हर जगह पर चार्ज जो है वो स्लो हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे रोड पर गाड़ियां मौजूद हो, अगर अगली गाड़ी रास्ता नहीं देगी तो पिछली गाड़ी भी जो है वो नहीं जाएगी। तो सड़क पर अगर एक गाड़ी रुक जाए तो सबको रुकना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है। तो एक पॉइंट पर अगर चार्ज स्लो हो तो फिर हर पॉइंट पर चार्ज स्लो हो जाएगा। तो एक पॉइंट पर जो करंट कम होगा वो हर जगह पर करंट कम होगा। तो रेजिस्टेंस किसी एक जगह पर लगी हो लेकिन उसका इफेक्ट आपको पूरे सर्किट में नजर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स
चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि जो स्विच होता है, जब हम वो स्विच ओपन करते हैं तो आप लोग जानते हैं करंट का जो फ्लो चल रहा होता है स्विच के ओपन करने से वो रुक जाता है, क्योंकि अब ये जो चार्ज है जो स्विच के एंड पर मौजूद है ये दूसरे एंड पर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए उसको हवा में से गुजरना पड़ेगा और एयर जो है वो इंसुलेटर है। अब बच्चों के गलत पिक्चर जो माइंड में चलती है वो ये है कि स्विच अगर यहां पर मौजूद है तो जैसे ही चार्ज निकलेगा तो स्विच ओपन होगा तो हमारे पास करंट नहीं पहुंचेगा बल्ब को। लेकिन अगर हमारे पास, वो ये सोचते हैं बच्चे कि अगर हमारे पास ये स्विच की पोजीशन मैं यहां कर दूं तो जब स्विच की पोजीशन यहां होगी तो इस सूरत में आप देखेंगे जो करंट है वो पहले बल्ब में से पास करेगा क्योंकि चार्जेस पास कर रहे हैं, और फिर जब वो स्विच के पास आएंगे तब उन्हें पता चलेगा भाई ये तो ओपन सर्किट, और फिर वो रुकेंगे। ऐसा नहीं होता, ये भी गलत पिक्चर है। असल पिक्चर मैंने आपको पहले ही बताई है, चार्जेस हर वक्त वायर में मौजूद होते हैं, तो अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट पर आप जो स्विच है उसको ओपन करें तो अगर एक पॉइंट पर चार्ज रुकेगा तो मैंने क्या बताया, हर पॉइंट पर चार्ज रुक जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्विच की पोजीशन लोड से पहले हो या स्विच की पोजीशन लोड के बाद हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जहां पर भी स्विच ओपन होगा करंट का फ्लो जो है वो फौरन रुक जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, पांचवी जो बात मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है वो है अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको बताया बैटरी लगने पर चार्जेस की एक बड़ी ही स्लो स्पीड बन जाती है जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 0.001 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत कम स्पीड है। तो अगर हम बच्चों के कॉन्सेप्ट से देखें तो कुछ इस तरह से सोचते हैं वो कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो चार्ज मूव करना शुरू किया, किस स्पीड से, 0.001 मीटर पर सेकेंड। ये तो बहुत कम स्पीड है, तो इससे जब चार्ज है उसको तो लोड तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये तो फिर जब हमें स्विच ऑन करना चाहिए तो उसके आधे घंटे बाद बल्ब को ऑन होना चाहिए, क्योंकि चार्ज तो तब उस तक पहुंचेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्पीड ऑफ चार्ज और स्पीड ऑफ करंट एक बात नहीं है। देखिए, चार्ज एक फिजिकल चीज है, करंट जो है वो चार्ज का अफेक्ट है, करंट एक अफेक्ट है। अब मजे की बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि इस वायर के अंदर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट यह है कि हर जगह चार्जेस मौजूद हैं। जब हर जगह चार्जेस मौजूद होंगे तो हमारे पास, अगर मैं स्विच ऑन करूं, बेशक पहला चार्ज जो है वो हल्का सा मूव करे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से ही, लेकिन उसका वो हल्का सा मूवमेंट जो है वो सारे चार्जेस को हल्का हल्का मूव कर देगा। हालांकि ये चार्ज जो शुरू वाला चार्ज है बल्ब तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस चार्ज की यहां पर मूवमेंट जो है बल्ब के अंदर चार्ज की मूवमेंट क्रिएट कर गई ना। तो इसका मतलब याद रखिएगा, इस चार्ज का वहां मौजूद होना जरूरी नहीं है। चार्जेस की स्पीड बड़ी कम है लेकिन करंट की स्पीड बड़ी ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही एक चार्ज अपनी जगह पर हिलता है वो सारे चार्जेस को पूरे सर्किट में हिला देता है, मूव करवा देता है। तो करंट की स्पीड बहुत तेज है, चार्ज की स्पीड कम है। तो चार्ज और चीज है और चार्ज का जो अफेक्ट है यानी कि करंट, वो और चीज है। नाउ स्टूडेंट्स, ये 4-5 बातें हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। अब आखिरी बात हम डिस्कस करेंगे और वो ये है कि हर बैटरी के ऊपर उसकी वोल्टेज लिखी होती है। वोल्टेज को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपके सामने एक ये छोटा सा सेल और एक ये बहुत बड़ी बैटरी जो आप यूपीएस में यूज करते हैं। अब जब मैं ये दोनों बैटरीज आप लोगों को दिखाता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर मैं आपसे कहूं दोनों को टच करें तो किसको टच करना आपके लिए आसान है, आप फौरन चूज करेंगे इस क्यूट से सेल को। क्यों? क्योंकि आपको ये बहुत छोटा सा नजर आ रहा है और बेजरर सा दिखाई दे रहा है, लग रहा है जैसे ये डेंजरस नहीं है। याद रखिएगा, ये सेल का या बैटरी का साइज नहीं, बल्कि ये सेल या बैटरी के ऊपर लिखी गई वोल्टेज है जो एक्चुअली में डेंजरस हो सकती है। तो अगर मैं देखूं इस सेल के ऊपर लिखा है 12 वोल्ट और इस बैटरी के ऊपर भी देखूं, हालांकि बहुत बड़ी है तो लिखा तो 12 वोल्ट है, इसका मतलब ये एक जैसी वोल्टेज की बैटरीज हैं। अगर आप इसको हाथ लगा सकते हैं इजीली तो आप इसको भी इजीली हाथ लगा सकते हैं। इस वजह से आप देखते हैं कि जो 12 वोल्ट की बैटरी है, अक्सर इसको लोग यूज करते हुए इसके टर्मिनल्स को टच कर रहे होते हैं, क्योंकि भले इसका साइज बड़ा है लेकिन है ये 12 वोल्ट की। तो फिर साइज बड़ा होने से क्या फायदा हुआ? साइज बड़ा होने से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी से मुराद ये है कि ये हमारे पास 12 वोल्ट पर करंट देगा, लेकिन ये करंट देगा शायद आप सपोज करें अगर मुसलसल चले तो 1 घंटा, लेकिन ये क्योंकि बड़ी बैटरी है इसके अंदर ज्यादा केमिकल है तो ये आपको 12 वोल्ट पर करंट देगा, 12 वोल्ट पर ही देगा, लेकिन ये करंट ज्यादा देर तक दे सकता है। तो ड्यूरेशन ज्यादा होगी बड़ी बैटरी की, लेकिन वोल्टेज जो है
वो असल चीज है जिससे पता चलेगा कौन सी चीज कितनी डेंजरस है। एक और फैक्टर है वैसे इसमें जो डेंजरस बना सकता है छोटी चीज को या बड़ी चीज को, और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन अभी क्योंकि वो आप लोगों को नहीं मालूम तो इसको हम छोड़ते हैं। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आप लोग ये जितनी भी कंफ्यूजन है इनको डील करें अच्छे से, और चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले अपने आप को तैयार कर लें और करंट के वोल्टेज के सही कॉन्सेप्ट जो है वो हासिल कर लें। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।